नेक्स्ट टाइप है शॉक का ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जैसा कि नाम इंडिकेट करता है एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है। अभी ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ के लिए? एक तो हार्ट के अंदर ब्लड आ नहीं पा रहा है जिसको हम बोलेंगे कि वेनस रिटर्न में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो वेंट्रिकल उसे पंप नहीं कर पा रहा है जिसको हम बोलेंगे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इनफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के क्या कारण है? फॉर एग्जाम्पल जो पेरिकार्डियम है जिसके अंदर हार्ट बंधा हुआ है, अगर उसके अंदर में पेरिकार्डियम के अंदर में हम देखा कि ब्लड भर गया या फिर बहुत ज़्यादा इफ्यूजन हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, या फिर न्यूमो पेरिकार्डियम हो गया, मतलब न्यूमो मतलब हवा, पेरिकार्डियम में हवा भर गई, तो जिसके कारण से जो वेनस रिटर्न है वो हैम्पर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, आउटपुट तो मेंटेन रहता है लेकिन उसके अंदर वेनस रिटर्न ही नहीं आ रहा है ना। तो वेनस रिटर्न नहीं आने के कारण एट्रिया के अंदर ब्लड ही नहीं है, तो एट्रिया के अंदर ब्लड नहीं है तो वेंट्रिकल में नहीं भेज पाएगा, और वेंट्रिकल में ही ब्लड नहीं है तो आपका आउटपुट कम हो जाएगा। तो जनरली जब भी ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन रहते हैं या फिर पेरिकार्डियल ब्लीड रहता है या पेरिकार्डियल न्यूमो पेरिकार्डियम रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ शॉक होता है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ शॉक है जिसमें वेनस रिटर्न हैम्पर हो रहा है, तो जिसके कारण से एट्रिया के अंदर ब्लड ही नहीं है, और ऐसी कंडीशन में आप वॉल्यूम दे के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जितना भी वॉल्यूम देंगे लेकिन ये जो प्रेशर्स है इसके आसपास में इतना ज़्यादा होता है कि वेनस रिटर्न इसके अंदर नहीं आ पाता। दूसरा, अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स के कारण एक साइड में फेफड़ा बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो गया और उसने पूरे मीडियास्टिनम को शिफ्ट कर दिया एक साइड में, तो जिसके कारण से हार्ट का जो है वो कॉम्प्रेस रहता है, हार्ट कॉम्प्रेस होने के कारण अगेन आपका वेनस रिटर्न कम हो जाता है, जिसके कारण से कार्डियक आउटपुट फेल होता है। इसलिए जब न्यूमोथोरैक्स होता है तो हम देखते हैं कि बीपी एकदम सडनली फॉल होता है। जब आप न्यूमोथोरैक्स को ड्रेन कर लेते हैं तो एकदम से कार्डियक फंक्शन इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये आपको कब सस्पेक्ट करना है? जब आप देखते हैं कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, आपने एक्सरे पे देखा कि हार्ट बहुत बड़ा दिख रहा है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, या फिर हमने देखा कि न्यूमो पेरिकार्डियम दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में टेंशन न्यूमोथोरैक्स है जिसने पूरा मीडियास्टिनम एक साइड में शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बिकॉज ऑफ द रिड्यूस वेनस रिटर्न। दूसरा है ये वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। फॉर एग्जांपल आपका कोआक्टेशन ऑफ एवोर्टा है, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एवोर्टिक स्टेनोसिस है, या फिर आपने देखा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के इसमें ही कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वेंट्रिकल के अंदर ब्लड तो आया है लेकिन वो पंप ही नहीं कर पा रहा क्योंकि आगे में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में जाके पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में जा सकता है। अब इसका मैनेजमेंट अलग रहेगा, डिपेंड ऑन द कॉज। अगर आपका न्यूमोथोरैक्स है तो आपको न्यूमोथोरैक्स ड्रेन करना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो ऐसे कंडीशन में आपको कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा। और अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना पड़ेगा। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप हमको समझना ज़रूरी है कि जो यंग इन्फेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, या फिर उसके पहले भी, और हमने देखा कि कोआक्टेशन ऑफ एवोर्टा है लेकिन बच्चे का परफ्यूजन मेंटेन है। क्यों? क्योंकि साथ में पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस रहता है, और धीरे धीरे ये डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज होने लगता है। जैसे ही डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज हो गया तो पेशेंट इमीडिएटली कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो जा रहा है वो हैम्पर हो जाता है, क्योंकि पीडीए क्लोज हो गया। वो पीडीए के भरोसे पे ही डिपेंड था। तो मोस्टली ऐसे बच्चे पहले कुछ दिनों में ही, पहले 1 या 2 हफ्ते में ही प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा लेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत टूडी को करके हम प्रोस्टाग्लैंडिन का इन्फ्यूजन शुरू कर सकते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये है कि ये डक्टस आर्टेरियोसिस को पेटेंट रखता है, इसको ओपन रखता है, जिसके कारण से जो डक्टल डिपेंडेंट फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है और पेशेंट शॉक में नहीं जाता। तो यहाँ पे हमको ये कंडीशन सस्पेक्ट करना ज़रूरी है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जैसा हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो नॉर्मल है ना, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो नॉर्मल है, लेकिन जब वो आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में हमने देखा कि इसका प्रीलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसके कारण सिस्टमिक वेनस कंजेशन हो जाएगा। यहीं से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो ये वेंट्रिकल एम्प्टी नहीं हो पाएगा, ये एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो एट्रियम एम्प्टी नहीं हो पाएंगे, और एट्रियम एम्प्टी नहीं हो पाएंगे तो बहुत ज़्यादा इधर के आपको देखेंगे कंजेशंस दिखेगा, तो आपको पल्मोनरी वेनस कंजेशन या फिर सिस्टमिक वेनस कंजेशन मिलेगा। दूसरा, अगर आपके वेनस रिटर्न में ही प्रॉब्लम है
उसके पेरिकार्डियल इफ्यूजन के कारण, तो आप देखोगे कि प्रीलोड एकदम ही कम है, जिसके कारण से पेशेंट का हार्ट आउटपुट नहीं दे पा रहा, कार्डियक आउटपुट नहीं दे पा रहा। तो अंडरलाइन कॉज को आपको ट्रीट करना है ना। और जैसा हमने समझा था कि जैसे ही फ्लो पेरिफेरीज में कम जाएगा, बॉडी वासोकंस्ट्रिक्शन करके आपके डायस्टोलिक बीपी को बढ़ा देगी, है ना। तो आपका सिस्टोलिक बीपी कम हो रहा है क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है और आपका डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, तो आपके पल्सेस कैसे हो जाएंगे, फीबल हो जाएंगे, आप उसको अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण से अगेन हार्ट के ऊपर उसका डिटोरिएटिंग इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके मैनेजमेंट में ड्रग्स वगैरह का बहुत कुछ रोल नहीं है, आप दे सकते हैं, इसमें सब करेंगे, लेकिन इसको अर्जेंट अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपने निमोथोरैक्स ड्रेन नहीं किया तो आप इसमें कोई भी ड्रग देके कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले इसके ऊपर का ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना पड़ेगा। सेकंड, जो हमने देखा कि कार्डियक जो डक्टस डिपेंडेंट रीजन है उसमें आपको प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन करना पड़ेगा और तुरंत कार्डियक सर्जरी के लिए प्लान करना पड़ेगा, जिसके कारण से आउटफ्लो ट्रैक के ऑब्स्ट्रक्शन आप हैंडल कर सकें। इसमें हमको एक चीज़ ये समझनी है कि क्योंकि वेनस रिटर्न हैम्पर हो रहा है या फिर अगर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो भी यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नेक वेन डिस्टेंडेड दिखेंगे, और वहीं पे डाउट आता है कि इसका वेनस रिटर्न हैम्पर हो रहा है, कहीं ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में तो नहीं है। तो तुरंत हम देखेंगे कि डायलेटेड नेक वेन्स मिल सकते हैं, आपको हेपेटोमेगाली मिल सकता है, और पल्मोनरी वेनस कंजेशन के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चे को डिस्ट्रेस रहेगा, आप ऑस्कल्टेट करोगे तो रेल्स रहेंगे और लो पल्स प्रेशर रहेगा, जिसके कारण से आपके पल्सेस थ्रेडी रहेंगे, और साइंस ऑफ कॉज रहेगा, उसके कॉज दिखेगा आपको। फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियल इफ्यूजन में हमने समझा था, वो एक तो ट्रॉमा की हिस्ट्री रह सकती है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की हिस्ट्री रह सकती है, या फिर उसमें ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रह सकती है जिसके कारण से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ है, या फिर कोई प्रीवियस पेरिकार्डियल डिसीज़ की हिस्ट्री रहेगी जिसके कारण से पेशेंट अभी कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में आया है, या फिर निमोथोरैक्स के साइंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्कल्टेट करो तो एक साइड में एयर एंट्री कम रहेगी, या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन में आपको मफल्ड हार्ट साउंड मिलेंगे, है ना, हार्ट साउंड सुनने में दिक्कत होगी। आप उसका ईसीजी लोगे तो लो वोल्टेज ईसीजी मिलेगा आपको। इसमें एक साइन है जो अक्सर किताबों में दिया जाता है, वो है पल्सस पैराडॉक्सस। अब पल्सस पैराडॉक्सस क्या है? तो जब भी हम इंस्पिरेशन लेते हैं, तो जब आपने इंस्पिरेशन लिया तो आपका इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम हो गया, और इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम होने के कारण जो ब्लड फ्लो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो पेरिफेरली पुल हो जाता है इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम होने के कारण। तो जिसके कारण से अगर इंस्पिरेशन के टाइप में हम देखते हैं कि पल्स थोड़ी सी कम हो जाती है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इसका वेनस रिटर्न कम है और अगर आपने और इंट्राथोरैसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप डीप इंस्पिरेशन में देखोगे, इसमें कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में और टेंशन निमोथोरैक्स में, तो आप देखोगे कि इंस्पिरेशन के टाइम पे पल्स गायब हो जाती है ना। इसको हम कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, और ये एक साइन रह सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। तो अगर पल्सस पैराडॉक्सस है तो हमको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या फिर टेंशन निमोथोरैक्स सस्पेक्ट करना है। तो जब भी आप एक्सरे करेंगे तो आप एक्सरे में निमोथोरैक्स को डायग्नोज कर पाएंगे अर्जेंटली, और अगर एक्सरे होने में थोड़ा समय भी लग रहा है और आप टेंशन निमोथोरैक्स सस्पेक्ट कर रहे हैं क्लिनिकली, तो बेटर है कि आप एक नीडल डाल के डिकम्प्रेस कर लें। तो मिड क्लेविकुलर लाइन में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आप एक नीडल को डाल के, उस नीडल के एक आईवी सेट कनेक्ट करके उसको अंडर वाटर सील करके आप ड्रेन कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर एक्सरे होने में समय लग रहा है तो। अगर एक्सरे होने के लिए भी आपको राह नहीं देखनी है, आपको तुरंत उसको ड्रेन करना है। सेकेंडली, अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो आपको एक्सरे पे दिख जाएगा कि बहुत ज़्यादा वाटर बॉटल शेप का कार्डियोमेगाली है, न्यूमो पेरिकार्डियम है तो वो भी दिख जाएगा। तो आपको ये देख के एक्सरे पे डायग्नोसिस हो जाएगा, या फिर आपको इको के ऊपर इसका डायग्नोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉक है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या हो रहा है कि जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल स्किन है, इंटेस्टाइन है, या फिर आपके स्केलेटल मसल्स है,
इसमें वॉसोडाइलेटेशन हो रहा है, मतलब इसके ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, जिसके कारण से जो भी हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन इस नॉन वाइटल पार्ट को जा रहा है। अब नॉन वाइटल पार्ट को क्यों जा रहा है वो हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे, है ना। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है, जो आपका आफ्टर लोड है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो उसका वॉल्यूम है वो वॉसोडाइलेटेशन होने के कारण उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन इसके कारण से जो मेन ऑर्गन है ब्रेन और हार्ट, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट शॉक में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले समझते हैं सेप्टिक शॉक जो होता है। सेप्टिक शॉक में हमने देखा कि जो एंडोटॉक्सिन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहे हैं, या फिर सेप्टिसेमिया के कारण जो ब्लड के कैटेकोलामिन्स बॉडी सिक्रीट कर रही है, उसके कारण से जो स्केलेटल मसल्स है या फिर इंटेस्टाइन है या फिर स्किन है, इसका वॉसोडाइलेटेशन होता है। वॉसोडाइलेटेशन होने के कारण आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जिसके कारण से मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होता है ना। और ऐसे इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, क्योंकि वॉसोडाइलेटेशन हुआ है तो आपको स्किन उसकी वार्म लगेगी, तो ये वार्म शॉक का स्टेज है, सेप्टिक शॉक का वार्म शॉक का स्टेज है। दूसरा एनाफाइलेक्सिस में, जैसा हमने देखा एनाफाइलेक्सिस में हिस्टामिन रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हिस्टामिन वॉसोडाइलेटेशन करता है, और ये वॉसोडाइलेटेशन करने के कारण आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डायस्टोलिक बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है, और मीन आर्टेरियल प्रेशर अफेक्ट होके जो परफ्यूजन प्रेशर है वो कम होता है। साथ ही ये दोनों स्टेज में हमने देखा कि जो वैस्कुलर परमिएबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है ना। तो ये दो केसेस में इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी भी रहती है, जिसके कारण से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम लीक करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है, जिसके कारण से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिव हाइपोवॉल्यूमिया है ना। तो एनाफाइलेक्सिस और सेप्टिक शॉक में हमने देखा कि ये कारणों से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। तीसरा है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक मतलब किसी कारण से अगर बच्चे के C6 मतलब 6 सर्वाइकल लेवल के ऊपर अगर कॉर्ड को इंजरी हो जाती है, कोई बच्चा अगर नेक के बल गिर जाता है, या फिर किसी को किसी कारण से नेक पे इंजरीज होती है, जो कि खास करके कार एक्सीडेंट में होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्व का सप्लाई है बॉडी का, वो हैम्पर हो जाता है। अब सिंपैथेटिक नर्व का काम है कि वैस्कुलर टोन मेंटेन करना, वो लॉस हो जाता है। वो लॉस होने के कारण हम देखेंगे कि जो न्यूरोजेनिक शॉक है उसमें भी वासोडाइलेटेशन होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डायलेटेशन होता है, जिसके कारण से आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डायस्टोलिक बीपी फॉल हो जाता है, जिसके कारण से मीन आर्टेरियल प्रेशर फॉल होता है, जो ब्लड है वो नॉन वाइटल ऑर्गन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और शॉक के फीचर्स आते हैं। अब इसकी पिक्युलैरिटी क्या है कि जो भी हमारा शॉक का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट बढ़ाना, वास्कुलर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाना, ये सारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण होता है। और क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ही डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण से इसमें आपको टैकीकार्डिया नहीं मिलेगा, ऑन द कॉन्ट्री आपको ब्रैडीकार्डिया मिल सकता है। और जैसा हमने समझा कि वैस्कुलर टोन जाने के कारण बहुत ज़्यादा डायस्टोलिक बीपी लो रहेगा, इसमें वॉल्यूम देने के बाद भी बहुत बार आपका जो प्रेशर है वो ऊपर नहीं आता, तो इसमें आपको बहुत बार वासोकंस्ट्रिक्टर देने पड़ते हैं, है ना, वासोप्रेसिन देना पड़ता है, जिसके कारण से वेनस टोन नॉर्मल आए। चौथा टाइप है एड्रिनल इंसफिशिएंसी। अभी एड्रिनल इंसफिशिएंसी मतलब समझिए फॉर एग्जांपल कोई बेस लाइन मेंटेन कर रहा था और अचानक से उसको इंक्रीज डिमांड आ गया, जिसके कारण से एड्रिनल इंसफिशिएंसी हुआ। या फिर कोई जो पेशेंट जब क्रोनिकली स्टीरॉइड्स पे रहते हैं, जिसके कारण से उनका एड्रिनोकॉर्टिकल जो एक्सिस है वो सप्रेस रहता है, ACTH के सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, उसका अगर आपने तुरंत स्टीरॉइड बंद कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में भी ये पेशेंट एड्रिनल इंसफिशिएंसी में जाएगा। और क्योंकि जैसा हमने समझा कि एड्रिनल के जो सिक्रीशंस है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो वास्कुलर टोन मेंटेन करते हैं, वो एकदम से लॉस हो जाएगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो ये ऐसा हम कब देखते हैं, जब कोई पेशेंट क्रोनिकली स्टीरॉइड्स पे है, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए या किसी डिसीज़ के लिए वो क्रोनिकली स्टीरॉइड पे है, और पेशेंट आपके पास में इन्फेक्शन के साथ में, और आपने अगर तुरंत बोला कि नहीं इसको इन्फेक्शन, इसके स्टीरॉइड बंद कर दो, तो वो एकदम से क्रैश हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको उसका टेपरिंग शुरू करना चाहिए, तो स्टीरॉइड आपको टेपर करना चाहिए,
एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में भी जो हम देखेंगे कि नॉरएड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन का सिक्रीशंस कम होके पेशेंट का जो वैस्कुलर टोन है वो कम हो जाता है और पेशेंट का आफ्टरलोड कम होता है, डायस्टोलिक बीपी कम होता है। डायस्टोलिक बीपी कम होने के कारण मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होता है और पेशेंट शॉक में जाता है। तो ये तीनों चारों कंडीशन में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, जो वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वाइटल ऑर्गन की तरफ न जाते हुए नॉन वाइटल ऑर्गन की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स है, स्किन है, जीआईटी है, इसके तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इन सब में हम क्या देखेंगे कि इनिशियली जब आप इसकी स्किन फील करोगे तो ये वार्म रहेगी। वार्म क्यों रहेगी? क्योंकि वासोडाइलेटेशन हुआ है, स्किन में वासोडाइलेटेशन हुआ है, स्किन को ब्लड सप्लाई बढ़ा है तो वो वार्म लगेगी। दूसरा, इन सब में हमारा डायस्टोलिक बीपी कैसा रहेगा? कम रहेगा, इनिशियली कम रहेगा। जब ये शॉक की स्टेज बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली बाद में फेल्यूर में जाने के पहले हम देखेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण से इनिशियली इसके पल्सेस अगर आप देखोगे तो बाउंडिंग रहते हैं, क्योंकि डायस्टोलिक बीपी कम हुआ है ना। तो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का डिफरेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से पल्सेस आपको बाउंडिंग मिलती है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज वार्म रहेगी, पल्सेस बाउंडिंग रहेंगे, वाइट पल्स प्रेशर रहेगा। इसके अलावा अगर आप उसका सीआरटी देखोगे, बच्चे का अगर सीआरटी आप देखोगे तो फ्लैश सीआरटी कहता है, मतलब एकदम से लेस देन 2 सेकंड रहेगा। तो ये बहुत बार मिस हो जाता है, पेरीफेरीज में इसे रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता ये, जिसके कारण से पेशेंट आप तक लेट पहुंचता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस रहना ज़रूरी है। तो अगर ये सारे फीचर्स है तो आपको तुरंत पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। अब इसमें भी सेप्टिक शॉक के 2 टाइप होते हैं। एक तो वार्म शॉक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का शॉक रहता है, जो एंडोटॉक्सिन्स और जो बॉडी से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं उसके कारण से रहता है। दूसरा रहता है कोल्ड शॉक। अब कोल्ड शॉक में पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन रहता है, पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड रहते हैं, बीपी, नैरो पल्स प्रेशर रहता है। तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चेंज होता है सेप्टिक शॉक में। तो सेप्टिक शॉक का जो वार्म वेरिएंट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ शॉक है ना। साथ में ये सेप्सिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको दिखेगा पेटिची है, एकाइमोटिक पैचेस है, कहीं पे इन्फेक्शन दिख रहा है, और क्योंकि लीक होता है फ्लूइड इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में से, तो उसमें बेबी को इडिमा रहेगा बॉडी के ऊपर, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये सेप्टिक शॉक रह सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक में जब हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि अर्टिकेरिया है ना, वीज आएगा, लिप्स सोलन रहेंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि नहीं, ये एनाफाइलेक्सिस रहने के चांसेस है। न्यूरोजेनिक शॉक में हमको हिस्ट्री मिलेगी, बच्चे को फॉल हुआ है, इंजरी हुई है, या फिर बहुत बार इलेक्ट्रिक शॉक के बाद में नेक का एक्सटेंशन होके बच्चा जब गिरता है तो सर्वाइकल इंजरीज रह सकती है। तो सर्वाइकल इंजरी या रोड साइड एक्सीडेंट के या फॉल की हिस्ट्री अपने को मिलेगी, जिसमें हम न्यूरोजेनिक शॉक इंडिकेट करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेट क्या करेगा? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया है इन स्पाइट ऑफ लो ब्लड प्रेशर, दैट मीन्स इसका जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो हैम्पर हुआ है। और एड्रिनल इनसफिशिएंसी में भी आपको मिलेगा कि शॉक होने के बावजूद भी हार्ट रेट बढ़ा नहीं है ना। और हिस्ट्री मिलेगी प्रीवियसली स्टीरॉयड मिलने की, पेशेंट स्टीरॉयड के ऊपर होने की। तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स में हम देखेंगे कि पेशेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक सस्पेक्ट कर सकते हैं। अब इसका मैनेजमेंट भी डिपेंड करेगा कि पेशेंट कैसे आया है। फॉर एग्जांपल, हमने समझा था कि सेप्टिक शॉक में अगर आपका वार्म है तो आप वासोकंस्ट्रिक्शन करने वाले ड्रग्स देंगे, जो वासोकंस्ट्रिक्शन करते हैं साथ में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि नॉरएड्रेनालिन फर्स्ट चॉइस रहेगा। एनाफाइलेक्सिस में आपको कॉज ट्रीट करना है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन रहेगा, है ना। बहुत बार एनाफाइलेक्सिस की ट्रीटमेंट में लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज बेसिक ट्रीटमेंट नहीं है, पहला ट्रीटमेंट रहेगा एड्रेनालिन। उसके एडजुवेंट थेरेपी में हम स्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है। तो एनाफाइलेक्सिस में आपको स्टेरॉइड देने पड़ेंगे, लेकिन मेन ट्रीटमेंट रहेगा एड्रेनालिन। सेकंड रहेगा न्यूरोजेनिक में हम देखते हैं कि न्यूरोजेनिक का जैसा हमने समझा था कि सिंपैथेटिक टोन ही लॉस हो गया है, तो ऐसे हमें आपको प्योर वासोकंस्ट्रिक्टर लगेंगे, जिसलिए वासोप्रेसिन का रोल ज़्यादा रहेगा। और एड्रिनल इनसफिशिएंसी में ऑफकोर्स आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा, क्योंकि एड्रिनल इनसफिशिएंसी में होने के कारण आपको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, और इसको मैनेज करने के लिए आपको नॉरएड्रेनालिन और वासोप्रेसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। डिटेल मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट पार्ट में समझेंगे। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि टाइप ऑफ शॉक्स क्या होते हैं। ये बॉडी में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इस कंसेप्ट के हिसाब से समझेंगे तो चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक हैंड पंप है जो आप पंप कर रहे हैं,
जिसके कारण से ज़मीन के अंदर का पानी निकल के हम खेतों में भेज रहे हैं। यहाँ पे देखा है हमने कि गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, जो हमको खाने के लिए चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और एक फसल है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसमें फूल उगाए हैं, है ना, ये डेकोरेशन का काम है। ये खाने पीने के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ये डेकोरेशन के लिए है। तो इस कंसेप्ट से समझते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा बॉडी में नहीं होता, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको समझ गया तो आप जो है टाइप ऑफ शॉक बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जब भी पानी कम हो जाएगा, अगर आपके ज़मीन में ही पानी नहीं है तो कितना भी आप पंप कर लो, पानी आने नहीं वाला और इधर में किसी को भी पानी नहीं मिलने वाला, है ना। तो जब तक के ज़मीन में पानी है तभी तक के आप पानी दे सकते हैं। अगर पानी ज़मीन में ही नहीं है तो सब तरफ पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन जब पानी की कमी बहुत होने लगी है तो फार्मर क्या करेगा, ये कॉक को बंद कर देगा कि एटलीस्ट खाने पीने का सामान मिले, है ना। इसलिए इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। इसको वॉल को खोल देगा, ये वॉल को बंद कर देगा। दूसरा, अगर समझो ये कारण से आपने पंपिंग कैपेसिटी कर रहे हैं लेकिन आपका पंप ही ख़राब हो गया। अगर आपका पंप ही ख़राब है तो दोनों तरफ पानी नहीं जाएगा। तीसरा, अगर आपका पंप अच्छा है लेकिन जो पानी आप दोनों तरफ भेज रहे हो उसमें कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, है ना, इसमें अगर कचरा फंस गया तो भी दोनों तरफ पानी नहीं जाएगा। तीसरा, अगर गलती से किसी ने ये वॉल खुला छोड़ दिया, है ना, तो सारा पानी कहाँ पे जाएगा, जो फूलों वाली खेती है उसके तरफ, जो खाने पीने वाली खेती है उसके तरफ कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसका शॉक से क्या लेना देना है ना। तो जैसा हमने समझा कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, ज़मीन में पानी ही नहीं है ना, ब्लड वेसल्स में यही नहीं है, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है, तो कितना भी पंपिंग करेंगे कहीं पे भी ब्लड जाने वाला नहीं है। जो थोड़ा बड़ा आएगा तो बॉडी क्या करेगी कि यहाँ के वॉल को बंद कर देगी। मतलब यहाँ पे आपका स्किन है, स्केलेटल मसल्स है और इंटेस्टाइन है, इसका ब्लड सप्लाई कम कर देगी और कोशिश करेगी कि मैक्सिमम ब्लड जाए आपका वाइटल्स ऑर्गन के लिए, जो ब्रेन और हार्ट है उसके तरफ, ठीक है। सेकेंडली, अगर ये हमने देखा हाइपोवॉल्यूमिया के बारे में, अगर आपका पंप फेल्यूर मतलब आपका कार्डियक फंक्शन डिटोरिएट हुआ है, तो कार्डियक फंक्शन डिटोरिएट हुआ है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है, तो बॉडी क्या करेगी, इनिशियली थोड़ा सा इसका वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देगी। मतलब अगर पानी नहीं जा रहा है तो आप पाइप का मुंह थोड़ा सा बंद करते हैं ताकि पानी ज़्यादा दूर तक के जाए। तो जिसके कारण से स्टार्टिंग में तो ये मेंटेन करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब वॉसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, ये वॉल को बंद कर देगी, कोशिश करेगी कि वाइटल ऑर्गन की तरफ ब्लड जाता रहे। लेकिन क्योंकि ये बंद कर दिया है तो आपको पंप करते वक्त और ज़्यादा ताकत लगेगी, है ना, तो आपके पंप के ऊपर प्रेशर आएगा अगर यहाँ का वॉल आपने बंद कर दिया तो। इसलिए जब भी सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, जब भी आपका आफ्टर लोड बढ़ता है तो पंप के ऊपर प्रेशर आता है। तो अगर पंप ऑलरेडी ख़राब है तो उसको और ज़्यादा ख़राब करेगा, इसलिए आपको वासोडाइलेटर देने होते हैं। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में हमने देखा कि ये वॉल खुला है ना, ये वॉल खुला होने के कारण जो भी जितना भी पानी आ रहा है वो इस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। अब इस तरफ डाइवर्ट होने के कारण यहाँ पे आपको देखेगा कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं आ रहा, वाइटल ऑर्गन को सप्लाई नहीं मिल रहा, ब्रेन और हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रहा, जिसके कारण से शॉक के फीचर्स आएंगे। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा और साथ में आपको वासोकंस्ट्रिक्टर देने पड़ेंगे जो ये इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा ब्लड जो है आपका वाइटल ऑर्गन की तरफ जाए। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमको टाइप ऑफ शॉक समझ में आएंगे।